और मोरबी के बाद सबसे पहले करेंगे नमस्कार 8 बजे मोरबी में हुए हादसे से इस खबरों की शुरुआत, जिसमें मरने वालों की तादाद 135 पहुंच गई है। करीब 100 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। इन हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, जिन्हें हिम्मत और हौसला दिया। अस्पताल के डॉक्टरों को जरूरी हिदायत भी दी। इससे पहले पीएम मोदी पुल हादसे की जगह पर गए और राहत अभियान में लगी टीम से बात की। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक भी की, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने का निर्देश भी दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल पहुंचने से पहले सोमवार को देर शाम से अस्पताल की कायापलट शुरू कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग जहां पे भर्ती हैं, आनन फानन में रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ। 40 पेंटर लगाए गए। 4 पुराने वाटर कूलर को हटाकर नए वाटर कूलर फिट किए गए। हालांकि एनडीटीवी की टीम ने पाया कि इसमें पानी ही नहीं था। और एनडीटीवी की खबर के बाद अस्पताल में गुजरात पुलिस की टीम पहुंच गई है। उसने हमारी टीम को बाहर जाने को मजबूर कर दिया। वो वार्ड है जी, ये वो वार्ड है। कल तक यहाँ पर ये देखिए, कल की तस्वीर अगर आप देखें और अगर मैं आज की तस्वीरों से इन्हें मिलाऊंगा तो जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर लोग चढ़कर स्ट्रेचर पे चढ़ के ये पंखों की सफाई में लगे हुए थे। ये चादरें थोड़ी अलग रंग की थी, आज अलग रंग की हैं। ये जो भाई साहब हैं, मैं आपको एक एक व्यक्ति बताता हूँ कल रात को कहा था। ये जो भाई साहब हैं जिनके गले में चोट लगी है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। ये कल इस तरफ थे दूसरे नंबर के बेड पर, और ये सारे जो आपने पोस्टर देखे हैं ना, ये पोस्टर्स कल यहाँ पर नहीं थे। उसके अलावा ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, कल जब मैं रात को आया था ये इसी बेड पर थे। पर हाँ, ये आईवी जो सबकी लगी हुई है, ये आईवी कल नहीं थी। क्योंकि और अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ये बात ऐसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास ये तस्वीरें हैं प्रूव करने के लिए। जिन भाई साहब को अभी आप बात करते देख रहे हैं, इनके पैर में चोट लगी होगी। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं कैमरा थोड़ा पास जाएगा तो आपको दिखाएगा इनके पैर में चोट लगी हुई है। ये कल बिल्कुल कोने वाले उस बिस्तर पे थे जहां पर ये आज हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को इधर से उधर ज़रूर किया गया है। वाटर कूलर भी आपको दिखा देता हूं एक बार, जो कल मेरे सामने लगा था। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये भी मेरे सामने ही कल बना था। इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये पूरा टूटा हुआ था, इस पर यहाँ पे काम चल रहा था। और ये जो वाटर कूलर नया है, ये इधर रखा हुआ था बिल्कुल इस कोने पे, इसके डब्बे के साथ, अपने डब्बे के साथ ये वाटर कूलर यहाँ पर इंतज़ाम के लिए रखा गया था, जिसको अब लगा दिया गया है। पानी चल रहा है क्या? ये संकेत मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर कूलर लगा दिया गया है पर इसमें पानी नहीं है। मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जल्दबाजी में ये सब इंतज़ाम किए गए हैं कि ये वाटर कूलर तो है पर इसमें पानी नहीं है। अब ये नल दबाए जाएं, पानी यहाँ मिलेगा नहीं। लोग शायद पूछ रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पुराना वाला वाटर कूलर था, जिससे पानी तो कम से कम निकल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में करा गया है। तो इसके कनेक्शन जो हैं, लगता है मुझे, वो नहीं लगाए गए हैं। पाइप जाना था वहाँ तक, ये कल शायद तेज़ गति में काम जो हुआ है उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, और ये वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना इंतज़ाम जो है, इतना जो बात हो रही है कि सरकार का कितना बढ़िया इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की एक ये भी कहानी है। एक वाटर कूलर नया लग गया है, कुछ दिनों में शायद इसमें पानी भी मिलेगा। पर ठीक है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ दिनों तक तो कम से कम इस अस्पताल में कुछ सुविधाएं बेहतर हो ही जाएंगी। आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है? अच्छा, मतलब मैं भी बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर? हाँ, देखा हमने। आपने देखा? हाँ, देखा। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं, वो नहीं, हम तो लैब में थे। आप लैब में थे? लैब में थे। अच्छा, आने नहीं दिया। सिक्योरिटी थी? सिक्योरिटी ज्यादा काफी थी, हमको ऊपर आने नहीं दिया। आप लोग इसी फ्लोर पे काम करते हैं? हाँ, इसी फ्लोर पे काम करते हैं। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी हम घर का पीते हैं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ अच्छा आता ही नहीं है, घर का ही नहीं है। घर से लेते आते क्यों हैं। लगाया नया? वो तो ऐसे ही दिखावा के लिए रातों रात लगा दिए। रातों रात वाटर कूलर लग गया? हाँ। बिना कनेक्शन का वाटर कूलर? वो तो मालूम नहीं, हमने नहीं देखा है। आप लोग तो अपना पानी घर से ही लाते हैं। और पेशेंट क्या करते हैं जी? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे कोई सुविधा होती है नहीं है। जब भी हम आते हैं 2 दिन 4 दिन मेरे मासी को लेके, ये सब ये दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। हाँ। ये मोदी पीएम मोदी आ रहे थे ना, उसलिए सब दिखावे के लिए। बाकी यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई जात की कोई भी तरह सफाई रहती है ऐसी? सफाई
नहीं रहती है, बहुत बहुत गंदगी फैली होती है, गंदगी बहुत फैली होती है। कोई आप लोग पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी बोतल का बिस्लेरी अपना खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं, यहाँ नहीं पैसा मिलता है? खर्च के पीते हैं पानी। मेरी मौसी को 2 दिन 4 दिन क्यों वो श्वास चढ़ जाता है, हम लेके इधर आते हैं, इधर बहुत गंदगी होती है, इधर बैठ के तुमको पानी भी पीना बहुत तंगी पड़ जाता है, ऐसा होता है। कुछ देर पहले इसी वाटर कूलर के सामने खड़े होकर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ये वाटर कूलर जो नया नया लगाया गया है वो उसका पानी का कनेक्शन तक नहीं किया गया, इस वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा था। कम से कम चलिए हमारी रिपोर्ट का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आनन फानन में प्रशासन ने मोदी जी के जाने के बाद भी इस वाटर कूलर का के ये कनेक्शन दिया और इसको पाइप से जोड़ दिया है। तो जो वाटर कूलर अब तक पानी के लिए खुद भी तरस रहा था और यहाँ पर लोग भी तरस रहे थे उसके पानी के लिए, वो अब काम कर रहा है। ये जानकारी देते हुए थोड़ा हर्ष ज़रूर है इस बात का कि चलिए मोदी जी के आने का और हमारी रिपोर्ट का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये पानी का कूलर अब चल रहा है और यहाँ पर नया कूलर है, तो कुछ दिनों तक लोगों के मोरबी के सिविल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों के काम ज़रूर आता रहेगा। सहयोगी प्रवीण के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। तो मोरबी में एनडीटीवी की टीमें मौजूद हैं जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रही हैं। यहाँ अस्पताल की हालत वहाँ के कर्मचारी और स्थानीय लोग भी बता रहे हैं और जिन परिवारों पर मोरबी में जो हादसा गुजरा है ताउम्र उसकी यातना उनका पीछा करती रहेगी। इस हादसे को लोग याद कर बात करते करते रो पड़ते हैं। एक ऐसे ही परिवार से बात की हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे ने। मैं आपसे बहुत सबसे पहली बात माफ़ी चाहूँगी इस वक्त पे मुझे आपके पास आके ऐसे सवाल में आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, पर बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी सरकार उनको सज़ा दे, वो असली मरहम होगा, सरकार उनको सज़ा दे जो जिम्मेदार हैं। आप मेरा छोकरा मेरी छोकरी सब चले गए, अब मैं अकेली हूँ। एक लड़की लड़का है घर, अब मैं अकेली वो पूरे करूँ। हम दोनों का कौन सहारा? आप पेट से हैं? तो मैं नहीं गई, चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गई, मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ मैं खड़ी थी, वहाँ टूटा था अब और मैं चक्कर आया तो नहीं गई। आपकी आवाज़ पूरा देश सुन सकता है। अगर आप कुछ भी सरकार से मांगना चाहेंगी, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, आपका कुछ भी मांग है? मांगा सब चले गए, अब मैं हम क्या मांगेंगे? तो अगले सो मांगे दादा आप भी उस वक्त पे आप इनके जो बच्चे जो गुजर गए आप उनके दादाजी हैं? दादाजी है, इसका दादाजी। आप भी थे उस वक्त पे ब्रिज पे? नहीं आप नहीं थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी प्रधानमंत्री भी आए हुए थे कुछ ही समय पहले, उन्होंने कहा है कि पूरी जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे उनको ज़रूर उनको पनिश किया जाएगा। आपकी कोई भी मांग है इस वक्त पे पूरा देश आपकी आवाज़ सुन सकता है। माफ़ी चाहूँगी आपसे, इस वक्त पे आना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी दादा, पर कुछ भी अगर आप, क्योंकि ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे कि आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कोई मांग है आपकी? मांग मदद करो, बीजो करो, मारू तो मदद करो, हमारी मदद करना, हमारी मदद करना। आप लोग को कोई भी मुआवजे की जो रकम है वो कुछ भी मिली है अब तक? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं इसका फादर हूँ। आप इनके पिताजी? मैं इसका पिताजी, उसको अभी कुछ नहीं मिला। अभी कोई मुआवजे की रकम नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं इसका पिताजी हूँ, ये मेरी लड़की है, कोई वस्तु अभी हमको नहीं मिला। और मोरबी में पुल टूटने से हुई मौतों को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। बीजेपी कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि विपक्ष याद दिला रहा है कि 2016 में बंगाल में जब पुल गिरा था तब पीएम मोदी ने क्या बयान दिया था। देखते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तब पीएम ने बंगाल में फ्लाईओवर टूटने को भगवान का कसूर नहीं बल्कि धांधलीबाजी का नतीजा बताया था। अब गुजरात में पुल टूटा है तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक प्रधानमंत्री को उनका बयान याद दिला रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2016 में जब बंगाल में पोस्टा में कुछ ब्रिज टूटा था तो यही प्रधानमंत्री यहाँ पर आके बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और वो बोला था कि जिस सरकार का जमाना में ये ब्रिज टूटा है आने वाला चुनाव में इस सरकार भी टूट जाएगा। गुजरात में जो ब्रिज विदाउट गिविंग फिट सर्टिफिकेट जिसको आम आदमी के लिए खोल दिया गया, जिसको मेंटेनेंस के लिए दे दिया था 2 करोड़ रुपया, उसका कोई यहाँ पर पहले से उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जिसमें मैक्सिमम 100 to 125% का कैपेसिटी है, वहाँ पर 400 से 500 टिकट बेचा गया था। क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है? मैं सीधा सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप बताइए कि ये हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये आप बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल का क्या ये नजारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोरबी के पुल की दुर्घटना को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरी देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया यह बयान बीजेपी और सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। वहीं मोरबी पुल को लेकर जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है वह भयंकर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। भ्रष्टाचार इस देश में आम है और भ्रष्टाचार पर राजनीति भी आम है, लेकिन जब मोरबी जैसी त्रासदी होती है तो ख्याल आता है कि नेता राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार का बचाव ना करे तो बहुत सारे मासूम नागरिकों की जान खतरे में ना पड़े। नई दिल्ली में अपने सहयोगी शरद शर्मा और मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला कॉनमैन महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोप का है, जिसकी जांच के आदेश एलजी ने दे दिए हैं। इसके बाद दोनों पार्टियां फिर से आमने सामने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। 7 अक्टूबर को दिल्ली के एलजी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में चंद्रशेखर ने जैन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उसने अपने लेटर में लिखा है कि वो जैन को 2015 से जानता है। चंद्रशेखर का दावा है कि उसे आपकी अहम जिम्मेदारी और दक्षिण में बड़े पद का आश्वासन मिला था। इसके अलावा राज्यसभा में भेजने के लिए मदद का भरोसा दिलाने के बाद उसने आपको 50 करोड़ रुपए का दान दिया था। साथ ही ये भी लिखा है कि जेल में सुरक्षित रहने और बेसिक सुविधाओं के लिए उससे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई। सत्येंद्र जैन ने उसे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपया देने को कहा। जैन ने गोयल को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताया था। ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं
और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। इस आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गुजरात में मोरबी में हुए पुल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। आरोप गंभीर हैं, जाहिर तौर पर जांच होगी, यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सुकेश चंद्रशेखर पर लगभग 15 मामले हैं जिनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अलग अलग जांच एजेंसियां इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अब एक ये ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक्सटॉर्शन जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी फेहरिस्त जो जांच एजेंसियां पहले से जांच रही हैं उनमें ये मामला जुड़ जाएगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश और साथ में शरद शर्मा के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गए। एक समान मुआवजा, नौकरी और अन्य मांगों को लेकर एनटीपीसी के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे और महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन 24 गांवों से आए सैकड़ों किसान जब पीछे नहीं हटे तो किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें घायल हुए किसानों का इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। लाठीचार्ज के बाद किसानों ने दादरी के विधायक तेजपाल नागर के घर का घेराव किया, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात गंभीर बने हुए हैं, हवा में गति नहीं है और पराली जलने के चलते प्रदूषण की समस्या और ज्यादा बढ़ गई। हमने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली गैस चैम्बर में क्यों तब्दील हो जाती है और इस मौसम में हम क्या एहतियात बरत सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर की जगह लाल और पीला रंग दिख रहा है, जो प्रदूषण की वजह से है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गति ना के बराबर होने की वजह से मंगलवार को AQI 431 को पार कर गया, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। बीते 3 दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो आनंद विहार में 31 अक्टूबर को PM 2.5 का औसत 407 था, 30 अक्टूबर को 405 और 29 तारीख को 411 था। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की क्या हिस्सेदारी है, ये समझने के लिए अब हम आपको मौसम विभाग के सैटेलाइट की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के लाल पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन लाल पॉइंट्स के साथ ही दिल्ली एनसीआर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्मॉग की एक परत दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 30 अक्टूबर को पराली जलाने के 1761 मामले और 31 अक्टूबर को 2131 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल पंजाब में आज की तारीख तक 13,259 मामले थे, जो इस साल बढ़कर करीब 16,000 हो गए हैं। जबकि हरियाणा में 30 अक्टूबर को 112 मामले और 31 अक्टूबर को 70 मामले सामने आए हैं। इन सब का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर VK सोनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बाद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसका डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसी दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही। अच्छा। और आज ये सीवियर कैटेगरी में है और कल भी ऐसी संभावना है कि सीवियर कैटेगरी में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और ये, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट के बाद भी ये वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा कुछ दिन। अच्छा, तो हम थोड़ी सी उम्मीद करें कि कल कुछ हवा चलने से इम्प्रूवमेंट होगी। जी हाँ, हवा चलने से और इसकी विंड की डायरेक्शन भी कल थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली रहने की संभावना है। अच्छा। तो उस कारण से प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा सुधार आएगा उसमें। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की ये चादर लोगों को बीमार कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों छोटे बच्चों, अस्थमा और सांस के मरीजों समेत हार्ट और लंग की बीमारी से जूझ रहे लोग
बाहर निकलते समय कुछ एहतियात बरतें। सबसे पहले हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें, अनलेस की बहुत ज़रूरी हो घर में रहें। अगर घर से बाहर जाना ही है तो N95 मास्क का प्रयोग करें, उससे नीचे की क्वालिटी के मास्क आपको प्रदूषण से नहीं बचा पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप अच्छा फल फ्रूट खाएं, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, अपनी पानी की मात्रा अच्छी रखें, जिसको हम अंग्रेज़ी में वेल हाइड्रेटेड कहते हैं, वो आप रहें, ये आपको प्रदूषण से बचाएगा। और फाइनली अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लें। अगर आप एस्थमा के मरीज हैं अपने इनहेलर्स ठीक से लें, अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं अपनी हार्ट की दवाइयाँ ठीक से लें। ये आपको इन गंदे दिनों में जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, इनसे आपको बचा के रखेगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल से चलने वाले BS4 गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पराली जलाने की समस्या को दूर करने के लिए अब भी सरकार को काफी कुछ करना है। पंजाब लगभग 20 मिलियन टन पराली जनरेट करता है। अगर हम उसका एकरेज देखें पैडी का, 20 मिलियन टन में से मान लीजिए 1.1 से 1.5 मिलियन टन जो है वो एक्सिटू यूटिलाइजेशन मतलब पावर प्लांट्स, पेपर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। जो बाकी का बच रहा है उसको इंसिटू यूटिलाइजेशन कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट करने की फील्ड में। लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इम्प्लीमेंट्स और फार्मर्स को न्यूआंस्ड इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंट्स को किस तरह यूज़ करना है वो पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदूषण की समस्या हाल फिलहाल के दिनों में दूर नहीं हो सकती है, या हम हवा के चलने का इंतजार करते रहेंगे? बीते कुछ सालों में प्रदूषण के मामलों में तो कम से कम यही होता रहा है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब मुंबई पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले 1 नवंबर यानी कल से सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई की बात थी, लेकिन अब इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का फैसला किया गया है। 11 नवंबर से ई चालान काटा जाएगा। दरअसल टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियन ने व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। सर गुड मॉर्निंग सर, आज से सर पीछे वाला पुलिस अभी जुर्माना नहीं लगा रही है, प्यार से बात कर जागरूक कर रही है। लेकिन 10 दिन बाद यानी कि 11 नवंबर से कानून नहीं मानने वालों का चालान कटने लगेगा। मुंबई में अब कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आपको पहले से जानकारी थी कि आज से अनिवार्य किया गया है? जी, और उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया था। अच्छा, उन्होंने कहा आपको? जी बिल्कुल। आपको निर्देश दिया गया कि बताइए आप सभी को? जी हाँ, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट ने भी इसको लागू कर दिया 1 नवंबर से, और सबसे बेटर है कि अपनी सेफ्टी बहुत अच्छी है ये चीज। तो जो जागरूक हैं वो पहन रहे हैं सीट बेल्ट इस तरह, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो कि सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो उन्हें इस तरह से समझाया जा रहा है कि आप सीट बेल्ट को जरूर पहनें। हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप और आपके फैमिली मेंबर जो भी गाड़ी से ट्रैवल करता है वो सीट बेल्ट पहन के ट्रैवल करें, जिससे आपका खुद को कुछ दुखापत न हो, इंजरी न हो, जान को कुछ खतरा ना हो। इसलिए हम लोगों में अवेयरनेस कैंपेन हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 194(b)(1) के तहत कार में बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 200 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन एक आम धारणा है कि सिर्फ कार में आगे बैठे ड्राइवर और यात्री को ही सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। 4 सितंबर को टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। पता चला कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, इसलिए एयर बैग नहीं खुला, जबकि आगे बैठे दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए एयर बैग खुलने से दोनों की जान बच गई। मुंबई पुलिस ने उस हादसे को एक सबक की तरह लेते हुए अब कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाने के मामले में सख्ती का फैसला लिया है। हालांकि टैक्सी ड्राइवरों में इस फैसले को लेकर नाराजगी और घबराहट है, क्योंकि कई टैक्सियों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं है या फिर कुछ ने निकाल रखी है। हम लोग का धंधा पानी नहीं है, 500 से 15 कर दिया, और हम लोग कभी बोनी भी नहीं करते। 150 रुपए का अगर बोनी किया, फिर आया फोटो खींच लिया। पहले कैसे सीटिंग मारते थे गाड़ी बढ़ाओ, अभी सिटी नहीं मारे, कुछ नहीं, जो मोबाइल है पीछे से आएगा फोटो खींच लेते हैं। उसमें हमको दिक्कत ऐसी हो गई, कभी 500 रुपए में धंधा होता है तो 1500 फाइन आएगा, तो कहाँ से भरेगा? सर, सिटी में हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 50 के अंदर की होती है, और हर तरीके के पैसेंजर बैठते हैं, चाइल्ड बैठते हैं, सीनियर सिटीजन बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं।
तो सिटी में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर 10 कदम 15 कदम 100-150 किलोमीटर के पैसेंजर ज़्यादातर लोकल होते हैं हमारे बीच में, तो सीट बेल्ट अनिवार्य मुझे नहीं लगता सर। मुंबई में तकरीबन 40,000 काली पीली टैक्सी हैं। मुंबई टैक्सी मैन यूनियन ने भी यात्री के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ड्राइवरों पर कार्रवाई का विरोध किया है। अगर वो ड्राइवर को पर एक्शन होगा तो इसके लिए विरोध था हम लोग, नंबर 1। नंबर 2, 3 पैसेंजर बैठेंगे, 2 सीट बेल्ट है, क्या करेंगे? उन्होंने बोल दिया कि नहीं, साइड वाला जो लगाओ पैसेंजर बैठेंगे और बीच वाला जो पैसेंजर नहीं पहनेगा तो ठीक है। हम लोग, क्योंकि ये सब क्लैरिफिकेशन मांगता था, कल उसने क्लैरिफाई किया। टैक्सी यूनियन की तरह ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी सभी ट्रकों में सीट बेल्ट नहीं होने का हवाला दिया है। जहां पर परिवहन उद्योग, हमारे ट्रकर्स की बात है या हमारे जो पैसेंजर ढुलाई बसेस करती हैं, इनमें जो समय दिया गया है बहुत कम है। अगर इसको सख्ती से लागू किया गया तो काफ़ी हमें दिक्कतें आएंगी। यही वजह है कि पहले 1 नवंबर से कानून को लागू करने का दावा करने वाली मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अब 10 दिन बाद यानी 11 नवंबर से सख्ती करने का फैसला किया है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियों के बाद अभिनेता सलमान खान को Y+ सुरक्षा दी गई है। इससे पहले सलमान खान के पास X कैटेगरी की सुरक्षा थी। दरअसल सलमान खान को फिर से धमकी की चिट्ठी मिली है। अक्षय कुमार और अनुपम खेर को X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी हर शिफ्ट में 3 सुरक्षा अधिकारी उनकी हिफाजत के लिए रहेंगे। सर किस मामले में आए थे? सर लॉ एंड ऑर्डर, सर सिक्योरिटी। मध्य प्रदेश में इस बार धान की फसल लहलहा रही है। मंडियों में धान की खूब आवक हो रही है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 25 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए 1200 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ धान की मिलिंग भी करवाई जाएगी। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की एक कतार विदिशा मंडी की है। सोमवार को ही यहाँ 14 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया, जबकि 15,000 से ज्यादा बोरियां तुलने के इंतजार में रहीं। हमारा बहुत फायदा है, 32-33 तक बिक रहा है हमारा। किसान बहुत फायदा है। धान सब तरह की आ रही, सारी वैरायटी यार, 1509, 1121, 1718, पूसा, सुगंधा। समर्थन मूल्य से ज्यादा भी रेट मिलते हैं। समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, 1000 रुपए ज्यादा बिक रही है। अच्छी वैरायटी 3000, 32, 33 तक। इस बार पिछले साल की अपेक्षा हाँ 25%, 30% रेट वृद्धि हुई है इस साल बाजार में। क्रॉप भी अच्छी है और फसल भी पिछले साल से अच्छी आ रही है। रायसेन मंडी में 900 ट्रॉलियों में 20,000 क्विंटल से अधिक धान पहुंचा। भीड़ इतनी थी कि 10 लाइनों में ट्रॉली खड़ी करवानी पड़ी। मोटा धान तो बाद में तुलेगा, लेकिन बासमती और दूसरे धान मंडी पहुंच गए हैं। हालांकि हर किसान को समान भाव नहीं मिल रहा, जिसका दोष वो कारोबारियों को दे रहे हैं। चमा के 2600 गई, वही धान 3300 तक जा रही है। वही हसिया वाली 2600 दी उनने, कोई अंतर है नहीं है। बगल की ट्राली 3200 गई, इससे ज़्यादा। तो व्यापारियों का मनमर्जी राज चल रहा है, वो तो देख ही नहीं रहा है। कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है भाव। सेठों की मनमर्जी चल रही, भाई साहब से कोई फायदा नहीं मिल रहा किसान। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि एक ट्राली का रेट बढ़ाते हैं और एक का कम कर देते हैं, तो सही से मार्जिन नहीं मिल पा रहा किसान के लिए। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में सरकार ने 606.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की थी। पंजाब से सबसे ज्यादा 36,623 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई थी। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 8,889 करोड़ रुपए का धान बेचकर छठे नंबर पर था। राज्य में इस साल 34 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। इस तस्वीर के 2 मायने हैं। जो हितग्राही हैं उनकी कीमत पर जो गैर हितग्राही हैं, यानी मेरे आपके अर्थशास्त्रियों जैसे लोग जो शहर में बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि किसानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि ये पतला धान है, बासमती है या अच्छे क्वालिटी का चावल है, जिसे कारोबारी बेचकर 100, 150, 200 रुपये तक कमा रहे हैं, जबकि किसान को 34 या 35 रुपये अधिकतम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये पतला चावल है, इसके खेल में कारोबारी मोटा माल कमा रहे हैं और किसान ठगा जा रहा है। रायसेन से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजा गया है। खनन मामले घोटाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 24 अगस्त को प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और झारखंड की पुलिस ने 2 AK-47 राइफल भी उन्हें मिली थी। हेमंत सोरेन के इन दिनों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों में घिरे हुए हैं। उन पर 2021 में खुद को खनन दिलाने का आरोप है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं हम अपने सहयोगी मुकेश के पास। मुकेश, कब बुलाया गया है और क्या ताजा जानकारी? देखिए, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। ये जो पूरा मामला है वो इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जो ईडी है वो इस साल लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 AK-47 बरामद हुई थी। साथ में जो एक पानी का जहाज था वो बरामद किया गया था। ईडी इस मामले में जो सोरेन के करीबी हैं पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी प्रेम प्रकाश और दाऊ यादव, इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत तब हुई थी जब ईडी ने मनरेगा घोटाले में झारखंड की IAS पूजा संघल के यहाँ छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनके यहाँ कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे पता चला कि ये लोग जो है इलीगल माइनिंग में शामिल हैं, क्योंकि पूजा सिंघल जो माइनिंग डिपार्टमेंट है झारखंड का उसकी प्रमुख थी। वहीं से ईडी ने फिर इलीगल माइनिंग की जांच शुरू की और जांच करते करते ईडी ने कई जगहों पर रेड की, जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तमाम राज्यों में रेड हुई और इस छापेमारी में मालूम चला कि करीब 1000 करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं उनकी पहचान हुई, जो आरोपी इस केस के, और करोड़ों रुपए जब्त किया गया। ईडी ने साहेबगंज के पास से एक पानी का जहाज जब्त किया। ये जहाज दाऊ यादव चलवा रहा था और इसी जहाज के जरिए झारखंड से पश्चिम बंगाल अवैध तरीके से पत्थर ले जाए जा रहे थे, जो इलीगल माइनिंग करके ले जाए जा रहे थे। तो काफी सारे स्टोन क्रेशर बरामद किए गए थे। तो उसी मामले में जो ईडी है उसने झारखंड के CM पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की है। पंकज मिश्रा CM के विधायक प्रतिनिधि हैं और काफी करीबी माने जाते हैं। प्रेम प्रकाश जो है वो भी काफी करीबी है। तो उसी मामले में अब उनका नाम सामने आया है और अब उनसे कल इसी मामले में पूछताछ होगी। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया मुकेश। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालांकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और उनका मानना है कि ये सियासी बातें हैं, लेकिन उन्हें ईडी के सामने समन किया गया है और ईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। और समोसे की बात कभी भी हो, समोसे की बात करते ही मुंह में पानी आ जाता है। बेंगलुरु में अब समोसे पर कोडिंग की गई है, यानी समोसे के अंदर क्या भरा गया है ये बाहर ही लिख दिया गया है ताकि खाने वाले को पता चल सके कि वो क्या खा रहा है। समोसा आपकी प्लेट में खुद ही अपनी पहचान बता रहा होगा कि वो मटन समोसा है या आलू या फिर कुछ और। फीलिंग के बाद समोसे पर कोटिंग कर दी जाती है। अब ग्राहकों को ये बहुत पसंद आ रहा है। कन्वीनियंट है, मीन्स अगर वो किसी को डिलीवर कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि अंदर क्या है, तो अगर बाई चांस, ऐसे होगा नहीं बट बाई चांस अगर वो गलत समोसा जाता भी है तो वो देख के पता चल जाएगा एंड दे कैन रिटर्न एंड देन गेट इट बैक द एक्चुअल वन। सो इट्स अ गुड आइडिया। कॉन्सेप्ट इज गुड बट लिटिल मोर इफ ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके प्रिंट में और सुधार होना चाहिए। अभी इसकी पहचान करना मुश्किल है कि ये स्पाइसी है, मटन है या चिकन है। अगर लेबल बड़ा होगा तो पहचान करने में आसानी होगी। प्रिंट्स आर लिटिल मोर बिग देन दे कैन आइडेंटिफाई इजीली। समोसे का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि देश विदेश में सभी जगह लगभग मिल जाता है। नेपाल और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में समोसे को सिंघाड़ा भी कहते हैं, लेकिन समोसों पर नाम छापने की शुरुआत बेंगलुरु में। हमारे जो 2 अलग अलग समोसे हैं, वेज और नॉन वेज, वो मिक्स नहीं होते। सो इट इज़ वन बेसिक हाइजीन के इसमें, एंड दूसरा जो कस्टमर को ईज हो,
जो 10-15 समोसे एक साथ मंगाते हैं, अलग अलग समोसे मंगाते हैं, उन्हें पता चले कि कौन सा समोसा कौन सा है। कोडिंग वाले ये समोसे आपको बेंगलुरु के अलावा अब दिल्ली और हैदराबाद में भी मिल जाएगी। समोसों पर कोडिंग इसलिए की गई है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। समोसे हमारे खान पान का हिस्सा कब बने यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्यकाल में जब मिडिल ईस्ट से खानसामे यहाँ आए तो उन्होंने समोसों के साथ कई तरह के प्रयोग किए और फिर वेज के साथ साथ नॉन वेज समोसे भी तैयार होने लगे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भगवान विष्णु को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से एक पालकी पर ले जाया जाता है और समुद्र में अनुष्ठान स्नान कराया जाता है। इस जुलूस की खास बात यह है कि इसके निकलने के दौरान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 5 घंटे के लिए बंद रहता है। ये मान्यता है कि जुलूस के दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर भगवान विश्राम करते हैं। ये एयरपोर्ट साल में 2 बार अपनी सेवाओं को निलंबित करता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के लक्ष्मीनगर इलाके में एक गाय की मौत का मातम पसरा हुआ है। रानू नाम की इस गाय से क्षेत्र के लोग काफी अपनत्व रखते थे। लोगों का गाय से लगाव का हाल ये था कि बकायदा नगर निगम की गाड़ी पर शव रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई। कई लोग रोते हुए दिखे और 100 से ज्यादा साड़ियां दान की गई। तय जगह पर पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं, आपको चुनना होती है उसमें से एक खबर। तो आज पहली खबर है, मोरबी पुल का जो तार था वो नहीं बदला गया था और इसी की वजह से हादसा हुआ है। ये कोर्ट में बात कही है सरकारी वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए। दूसरी खबर जो सामने आई है वो मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खनन घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा है और कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तीसरी खबर, तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी वसूलने के। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। चौथी खबर ट्विटर को लेकर है, जहां पर अब एलन मस्क अकेले एक सोलो डायरेक्टर हो गए हैं और उन्होंने कई फैसले लिए हैं। ब्लू टिक के लिए अब फीस चुकानी होगी। और पांचवी खबर, T20 वर्ल्ड कप में आज भारत बनाम बांग्लादेश। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। गुजरात के मोरबी केबल पुल हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार 9 लोगों में से 4 लोगों को स्थानीय कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और पुलिस रिमांड पर भेजे गए लोगों में पुल मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश दवे, मरम्मत करने वाले ठेकेदार प्रकाश परमार और देवांग परमार भी शामिल हैं। लेकिन जया, मालिक अभी भी गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कंपनी का जो मालिक है वो एफआईआर में अभी तक उसका नाम क्यों नहीं है। जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से कुछ को न्यायिक हिरासत, पुलिस रिमांड में कुछ को भेजा गया है, उनमें उनका नाम नदारत है। यहां तक कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस पर भी कोई कार्रवाई अब तक होती हुई दिखी नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि जो गिरफ्त में लोग हैं उसमें 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस रिमांड में भेजे गए लोगों में पुल की मरम्मत करने वाले ओरेवा कंपनी के जो 2 मैनेजर्स हैं, 2 सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो शामिल हैं, जबकि सुरक्षा गार्ड, टिकट बुकिंग क्लर्क समेत बाकी के जो 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं सरकारी पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट को मोरबी घटना के बारे में अदालत को बताया कि पुल की फ्लोरिंग को बदला गया, पुराने केबल नहीं बदले गए। यानी कि पुल की जो मरम्मत की गई उसमें पुराने जो तार थे वो जस के तस रहने दिए गए। फ्लोरिंग इतनी हैवी थी कि उसको, पुल को, वो जो तार जो है वो झेल नहीं पाए, पुल का वजन नहीं सह पाया पुराना केबल। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फ्लोरिंग में एल्यूमिनियम की जो 4 परतें देने से पुल का जो वजन था वो और ज्यादा बढ़ गया। पुल मरम्मत करने वाले ठेकेदारों के पास भी ये योग्यता नहीं थी कि वो समझ पाते कि करना क्या है। 2007 और 2022 में बिना योग्यता वाली कंपनी को मरम्मत का ठेका दिया गया और उस सब का नतीजा सामने है। 135 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 135 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसमें 47 छोटे छोटे बच्चे भी थे। और जिन परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, ताउम्र इनकी यातना उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लोग हादसे को याद कर आज भी सुबक सुबक कर रो रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने
परिवार का सिर्फ एक नहीं कई सदस्यों को खोया है। और ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे सबसे पहली बात माफ़ी चाहूँगी इस वक्त पे मुझे आपके पास आके ऐसे सवाल में आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, पर बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी सरकार उनको सज़ा दे, वो असली मरहम होगा, सरकार उनको सज़ा दे जो जिम्मेदार हैं। आप मेरा छोकरा मेरी छोकरी सब चले गए, अब मैं अकेली हूँ। एक लड़की लड़का है अब मैं अकेली वो पूरे करूँ। हम दोनों का कौन सहारा। आप पेट से हैं? पर मैं नहीं गई, चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गई। मैं वहाँ खड़ी थी, हाँ मैं खड़ी थी, वहाँ टूटा था अब, और मैं चक्कर आया तो नहीं गई। आपकी आवाज़ पूरा देश सुन सकता है। अगर आप कुछ भी सरकार से मांगना चाहेंगी, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, आपका कुछ भी मांग है? मांगा सब चले गए, अब मैं हम क्या मांगेंगे? तू अगले सो मांगे दादा, आप भी उस वक्त पे आप इनके जो बच्चे जो गुजर गए, आप उनके दादाजी हैं? दादाजी है, इसका दादाजी। आप भी थे उस वक्त पे ब्रिज पे? नहीं आप नहीं थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी प्रधानमंत्री भी आए हुए थे कुछ ही समय पहले, उन्होंने कहा है कि पूरी जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे उनको ज़रूर उनको पनिश किया जाएगा। आपकी कोई भी मांग है इस वक्त पे, पूरा देश आपकी आवाज़ सुन सकता है। माफ़ी चाहूँगी आपसे, इस वक्त पे आना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी दादा, पर कुछ भी अगर आप, क्योंकि ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे कि आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कोई मांग है आपकी? मांग मदद करो, बीजो करो, मारू तो मदद करो, हमारी मदद करना, हमारी मदद करना। आप लोग को कोई भी मुआवजे की जो रकम है वो कुछ भी मिली है अब तक? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं इसका फादर हूँ। आप इनके पिताजी? मैं इसका पिताजी, उसको अभी कुछ नहीं मिला। अभी कोई मुआवजे की रकम नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं इसका पिताजी हुई है, मेरी लड़की है, कोई वस्तु अभी हमको नहीं मिला। तो इन परिवारों की हालत क्या है, ये हम सब आपको अलग अलग तस्वीरों के अलग अलग बातचीत के जरिए दिखा रहे हैं। और इन सब हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी के सरकारी अस्पताल कल पहुंचे थे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, हिम्मत और हौसला भी दिया। अस्पताल के डॉक्टरों को जरूरी हिदायत भी वो यहाँ पर देते हुए नजर आए। और इससे पहले प्रधानमंत्री पुल हादसे की जगह पर गए और राहत अभियान में लगी टीम से उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कई मंत्री, अधिकारी उसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने का निर्देश भी दिया है। वहीं प्रधानमंत्री के मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले सोमवार देर शाम से अस्पताल की काया पलट शुरू हुई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बावजूद इसके कि वहां बड़ी तादाद में लोग घायल हैं, भर्ती हैं, आनन फानन में रंगाई पुताई वहां पर शुरू कर दी गई, पेंट का काम वहां पर शुरू किया गया। यहाँ तक कि जो पुराना वाटर कूलर था वो हटाया गया, 4 नए वाटर कूलर फिट किए गए। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री वहां पर थे तब तक वो वाटर कूलर से पानी भी नहीं आ रहा था। वहां पर हमारे सहयोगी जब बातचीत कर रहे थे वहां के लोगों से, वहां पर जो काम करने वाले लैब के जो कर्मचारी थे, उनका भी कहना था कि पानी वो अपने घर से लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा ही नहीं है। हालांकि जब नए वाटर कूलर बाद में लगाए गए तो जब एनडीटीवी पर रिपोर्ट दिखाई गई उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया और वाटर कूलर में से शाम को प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पानी आना शुरू भी हुआ। वार्ड में सफेद चादरें भी बिछाई गई, कुछ घायलों को खाली वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग इस रंग रोगन अभियान से परेशान रहे, लेकिन उनकी फिक्र अस्पताल प्रबंधन को नहीं थी। ज्यादातर स्टाफ सिर्फ साफ सफाई में लगा हुआ था, लिहाजा जानकारी देने वाला कोई नहीं था। और हादसे की जांच के नाम पर 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई। तो उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई अस्पताल में, आनन फानन में रंग रोगन का काम जो शुरू किया गया, वो आपको हमने तस्वीरें दिखाई। तनुश्री इस वक्त हमारी सहयोगी
लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। तनुश्री, यहाँ अभी तक क्योंकि ये कार्रवाई जो है, जो एक घटना घटी है रविवार को हुई है, कई बातें निकलकर सामने आई हैं। आपने वहां से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हैं, घायलों का हाल वहां आपने दिखाया। आपसे समझना चाह रहे हैं अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, सबसे बड़ा मूल सवाल ये आ रहा है कि जिन लोगों को उसकी एक्सपर्टीज नहीं थी, ठेकेदार वो जानते नहीं थे, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये ठेका कैसे दे दिया गया, कौन उसके जिम्मेदार है, जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है ओरेवा, उसके जो मालिक हैं एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है, उस बारे में क्या प्रशासन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, कोई सवाल कोई जवाब? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये एक सवाल है जो हम एनडीटीवी डे 1 से इसको उठा रहा है कि एक ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी जिसका काम है घड़ी बनाना, अजंता ओरेवा जो कंपनी है वो एसेंशियली एक घड़ी बनाने की कंपनी है, तो उनको सरकार द्वारा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक हिस्टोरिकल ब्रिज की मरम्मत का काम पहली प्लेस में दिया ही क्यों गया? ये एक सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं और हमने पहले भी दिन पे रिपोर्ट किया था। ये इंसिडेंट होने के कुछ ही घंटों बाद हमने रिपोर्ट किया था कि ओरेवा अजंता ने ये ब्रिज बनाया था और उनका घड़ी बनाने का मेनली काम है। जो उनकी वेबसाइट भी अगर आप देखेंगे, जिनको अब वो डाउन कर चुके हैं, उस पे कहीं पे भी उनकी एक्सपर्टीज में ये नहीं लिखा है कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस रहा है, ना ही सिर्फ इस प्राइवेट कंपनी का बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और सरकारी जो अधिकारी हैं उनका, कि इतनी बड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट, इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी ऐसी एक इनएक्सपीरियंस्ड कंपनी को क्यों दी गई। दूसरी बात जो आप कोर्ट का जो कार्यवाही का पूछ रहे हैं, पुलिस लग रहा है कि पूरे मामले को बस निपटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम कार्रवाई भी देखें, जो 9 लोग अरेस्ट हुए हैं आदित्य, उसमें से कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक उसमें से वो टिकट बेचने वाला आदमी है जो उस वक्त पे टिकट बेच रहा था, और कुछ लोग बहुत ही लोअर लेवल के जो कर्मचारी है वो है। इनकी क्या गलती है आप मुझे बताइए, क्योंकि वो तो ये लोग वहां खड़े थे, इनको भी क्वेश्चन करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा गलती तो उस टीम की है, उस कंपनी के मालिक की है जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया और इस पे प्रोसीजर्स, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है उनको फॉलो नहीं किया। कोर्ट में एक बहुत जरूरी बात प्रोसिक्यूशन ने बोला है कि जो रोप्स थे, जो केबल्स थी केबल वायर की, वो केबल्स को चेंज नहीं किया गया था, तो वो केबल जो नए फ्लोरिंग का भार है वो भार नहीं ले पाया, इतने लोग का भार नहीं ले पाया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे लापरवाही हुई है कि एक 100 साल पुराने ब्रिज को रिपेयर करने का काम जिस कंपनी को दिया, उस कंपनी ने केबल ही नहीं बदला। केबल सबसे मजबूत कड़ी होती है ब्रिज की, केबल के सहारे पूरा ब्रिज लटक रहा होता है। और अब हमने देखा कि क्या हुआ है, 135 लोगों की मौत हो चुकी है, कम से कम 40 उसमें से बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का है। मैं कल एक परिवार से मिली, मैं आपको बताना चाहूंगी आदित्य, ये जो माता जी थी ये प्रेग्नेंट है, ये पेट से हैं और इन्होंने अपने पति को, अपने 2 बच्चों को खो दिया है। मैं एक और परिवार से मिली जिन्होंने अपने 6 मेंबर्स को खो दिया है। सबसे छोटी बच्ची 3 साल की थी, एक 20 साल की लड़की थी जिसकी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी। सरकार किस तरीके से जवाबदेही देगी इन परिवारों को जिनके पास अब रहने के लिए कुछ नहीं बचा है? कोई मुआवजे का पैसा इनको, इनके परिजन को नहीं लौटा के दे सकता है। पर इस वक्त पे जो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड से जो अपडेट है कि रिकवरी मिशन चालू हो चुकी है, सभी यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं और 2 लोगों का कहा जा रहा है कि अभी भी 2 लोगों का शव बरामद करने की कोशिश चल रही है। एनडीआरएफ कमांडर ने हमें बताया है कि चाहे 100 हो चाहे 1, हम लोग उतनी ही पुष्टि से काम करेंगे जितना हमको करना है। तो जब तक 2 लोग नहीं मिलते हैं, कोई भी यूनिट, कोई भी टीम यहां से नहीं हिलेगी। ये मैं आपको ग्राउंड का ब्यौरा दे रही हूं। पर जहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम लोग लगातार सरकार से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, पर अब तक ऐसा लग रहा है कि पुलिस छोटी मछलियां बोला जाता है, जो छोटे लोग हैं कंपनी की, उन्हीं को अरेस्ट करा के ये पूरा मामला खत्म करना चाहती है। और यही वजह है मेरे ख्याल से कि देश में ऐसी ट्रेजेडीज हमारे देश में रिपीट होती जाती है, क्योंकि कभी भी जो बड़े लोग हैं, जो सच में जिम्मेदार हैं ऐसी ट्रेजेडीज के लिए, उनको कभी भी सजा नहीं दी जाती। बिल्कुल। और तनुश्री, आपकी वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई जिसका जिक्र आप कर रही हैं, गर्भवती महिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया, अपने पति, 2 बच्चों को खो दिया, वो रिपोर्ट भी अभी हमने हाल ही में दिखाई है अपने दर्शकों को। यहाँ पर तनुश्री ये भी आपसे समझना चाह रहे हैं कि साफ नजर आ रहा है, एक तरफ अस्पताल में लीपापोती करते हुए नजर आई तस्वीरें, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। उन परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, वहां पर एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि अंतिम संस्कार जो है वो माना जाता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो अंतिम संस्कार ठीक से कर दिया जाए। क्या परिवारों को उनके शव जो हैं, सभी लोगों को, सभी परिवारों को उनके परिजनों के शव दे दिए गए हैं या अभी उसमें भी कोई कार्रवाई होनी बाकी है?
जितने भी परिवार हैं 135 करीब परिवार हैं, उनको ज़्यादातर परिवारों को शव दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो गुजरात के बाहर से थे, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके परिजन आए थे, इस ब्रिज पे आए थे, ये ब्रिज गिरा और उनके परिजन की मृत्यु हो गई। तो उन परिवारों को कॉल किया गया कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। उनके परिवार आए हैं और अब वो धीरे धीरे अपना शव बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, अंकित और मैं जब परसों के दिन मोरबी सिविल अस्पताल में थे, मोर्चरी के बाहर हमने जो देखा आदिति, वो इतना दिल दुखा देने वाला था। एक पूरी लाइन लगी हुई थी परिजनों की, जो लोग सिर्फ पेपर फॉर्म भर के अपने बॉडीज जो शव है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। पर बहुत ही दुखदायी स्थिति है मोरबी में। आज पूरा स्टेट, पूरा गुजरात स्टेट जो है वो आज मॉर्निंग के स्थिति में है, सभी लोग बहुत दुखी हैं। पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ज्यादातर परिवार है उनको शव लौटा दिया गया है, कुछ परिवार अभी भी बाकी है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट इसमें किसी तरीके का प्रोसीजर या लीगल प्रोसीजर में परिजनों को या परिवार वालों को ना फंसाया जाए। तो एटलीस्ट ये काम एक है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर रहा है, परिवारों को शव लौटाया जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि 2 लोग अभी भी मिसिंग है। मिसिंग कंप्लेंट के अगर हम लोग अकॉर्डिंग जाए तो 2 लोग अभी भी मिसिंग है, उनको ढूंढने का काम पूरे जोरों शोरों से चालू है। हॉस्पिटल में जो ज्यादातर लोग थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, पर कुछ अभी भी लोग हैं जिनको होश नहीं आया है, जिन्होंने अपने सर पे बहुत सीवियर इंजरी रिसीव किया है। क्योंकि जैसे ही ब्रिज टूटा वो सीधा, क्योंकि पानी का डेप्थ जो नदी थी उसका डेप्थ ज्यादा नहीं था, तो वो सीधा नीचे घुसे और उनका सर जो कंक्रीट होता है, जो रिवर का कंक्रीट होता है, जो स्टोन होता है, रॉक, उस पे उनका सर लगा, तो जिससे कि ज्यादातर लोगों की मौत भी हो गई। पर जो लोग बच गए हैं, कुछ लोगों को बहुत सीवियर इंजरीज आई है और उसके कारण वो लोग को अभी भी होश भी नहीं आया है। तो डॉक्टर्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनको दे। दूसरी तरफ रेस्क्यू मिशन चालू है, टीम्स पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों को जल्दी, 2 जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनको जल्दी से ढूंढ के निकाला जा सके। पर पुलिस जो है अपना काम लग रहा है ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि जो छोटी मछलियां, मैंने जैसे कि कहा, जो सिक्योरिटी गार्ड, क्लर्क, टिकट कलेक्टर, इनको अरेस्ट करके क्या होगा जब जो टीम है जिसने रोप भी बदलने का काम नहीं किया, जो असली मालिक है जो कंपनी का, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये पुल गिर गया हमारे ना इतनी लापरवाही करने से तो क्या होगा, उनको सबसे पहले सजा देने की जरूरत है। बिल्कुल तनुश्री, कई वाजिब सवाल आपने उठाए कि जो मेन कल्प्रिट है, जो इस कंपनी का मालिक है, उस पर अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई, और जो कार्रवाई भी हुई है फौरी दिखावटी कार्रवाई क्यों हुई है, और तमाम पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, मोरबी में जो पुल टूटा उससे मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष याद दिला रहा है प्रधानमंत्री का पुराना बयान। आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, उस वक्त चुनावी माहौल था बंगाल में, और ऐसे में उस दौरान पुल गिरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। सुनते हैं वो पूरा बयान क्या था, विपक्ष बार बार क्यों वो याद दिला रहा है बयान की। देखते हैं राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। तब पीएम ने बंगाल में फ्लाईओवर टूटने को भगवान का कसूर नहीं बल्कि धांधलीबाजी का नतीजा बताया था। अब गुजरात में पुल टूटा है तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक प्रधानमंत्री को उनका बयान याद दिला रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 2016 में जब बंगाल में पोस्ता में कुछ ब्रिज टूटा था तो यही प्रधानमंत्री यहाँ पर आके बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और वो बोला था कि जिस सरकार का जमाना में ये ब्रिज टूटा है, आने वाला चुनाव में इस सरकार भी टूट जाएगा। गुजरात में जो ब्रिज विदाउट गिविंग फिट सर्टिफिकेट, जिसको आम आदमी के लिए खोल दिया गया, जिसको मेंटेनेंस के लिए दिया गया था 2 करोड़ रुपया, उसका कोई यहाँ पर पहले से उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जिसमें मैक्सिमम 100 to 125% का कैपेसिटी है, वहाँ पर 400 से 500 टिकट बेचा गया था। क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है? मैं सीधा सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। मोदी जी आप बताइए कि ये हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये आप बताइए।
क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल का क्या ये नजारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोरबी के पुल की दुर्घटना को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरी देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया यह बयान बीजेपी और सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। वहीं मोरबी पुल को लेकर जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, वह भयंकर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। भ्रष्टाचार इस देश में आम है और भ्रष्टाचार पर राजनीति भी आम है, लेकिन जब मोरबी जैसी त्रासदी होती है तो ख्याल आता है कि नेता राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार का बचाव ना करे तो बहुत सारे मासूम नागरिकों की जान खतरे में ना पड़े। नई दिल्ली में अपने सहयोगी शरद शर्मा और मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है। खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कल सुबह 11:30 बजे उनको पेश होना होगा। आपको बता दें कि खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का इस वक्त हेमंत सोरेन सामना कर रहे हैं। अब रांची में ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए कल उन्हें 11:30 बजे बुलाया गया है। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के आवास पर भी छापेमारी की गई। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, ये इस तरह का मामला है जिस पर ये तक कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी तक जा सकती है। अब ईडी ने उन्हें समन भेजा है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब ईडी ने झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और पूजा सिंघल के ठिकानों पर मनरेगा घोटाले के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसको लेकर छापेमारी हुई थी, जहां से ईडी को इलीगल माइनिंग के दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने इलीगल माइनिंग को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। और फिर ईडी ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, इन तमाम जगहों पर छापेमारी की थी। और इसके बाद जो जानकारी मिली थी कि जो पंकज मिश्रा हैं, जो कि हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके ठिकानों पर रेड हुई, जहां से ईडी को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम था। इस तरह कोई दस्तावेज मिले थे। और इसके अलावा ईडी ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया था। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम चला जो आरोपी हैं। ईडी ने एक जहाज भी जब्त किया था पानी का पाइपलाइन से। इसी जहाज से अवैध तरीके से पत्थर भरकर पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे। तो जहाज, स्टैंड प्रेशर, इसके अलावा बहुत सारा कैश बरामद किया था। तो उसी मामले में ये बात सामने आई कि जो लोग इलीगल माइनिंग में जुड़े हुए हैं, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, राहुल यादव वगैरह, ये सभी हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं। और हेमंत सोरेन के इशारे पर ही ये सारा काम चल रहा है। तो ईडी ने अब इसी मामले में उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पहला मौका होगा जब वो कल पूछताछ के लिए आएंगे और उनसे पूरे मामले में पूछताछ होगी। हालांकि अभी तक वो इस केस में आरोपी नहीं है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ किसानों ने कल बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था और जिसके बाद एनटीपीसी की तरफ से 53 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, जबकि 500 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया और किसान नेता समेत 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर किसानों ने आज भी ये प्रदर्शन किया। जमीन के मुआवजे का ये मामला है जिसको लेकर ये किसान जो है, इनका गुस्सा इस तरह से सामने आया है।
आप देख रहे हैं पानी की बौछारें उन पर छोड़ी गई। काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान थे और एनटीपीसी के ही सामने किसानों पर लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया गया, जिसके बाद किसानों ने दादरी के विधायक तेजपाल नागर के घर का घेराव कर दिया। पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तारी की और एफआईआर की कार्रवाई करते हुए विधायक आवास से लोगों को वहां हटा दिया। इससे पहले कल के पुलिस लाठीचार्ज में घायल आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को इलाज के लिए प्राथमिक अस्पताल में ले जाया गया। आपको बता दें कि 24 गांव के किसान और महिलाओं ने मिलकर एक समान मुआवजा, नौकरी और अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया था। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, आज के हालात क्या हैं? कल हमने देखा लाठीचार्ज हुआ, कई गिरफ्तारियां भी हुई। जी देखिए जय, आज जो है चूंकि गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब 6 से ज्यादा किसान घायल हैं, तो उसके चलते आसपास के ग्रामीणों में खासा गुस्सा है और यही वजह है कि आज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि आज भी किसानों का ये कहना है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और उनकी अब मुख्य डिमांड यही है कि समान मुआवजा दिया जाए। साथ में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए, जिनके ऊपर में मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो ये जो मामले दर्ज किए हैं वो भी हटाया जाए। तो इस तरीके की मांग को लेकर आज भी किसानों ने प्रदर्शन की कॉल की है, लेकिन पुलिस ने इसको देखते हुए खासी सुरक्षा में मुस्तैदी बरती है। पुलिस का कहना है कि कल भी कुछ किसानों ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, बिजली को बाधित करने की कोशिश की, तो इसके चलते हल्का बल प्रयोग करके किसानों को वहां से हटाया गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से। लेकिन जया, सबसे बड़ी बात है कि जो किसान लगातार इस मुद्दे पर मुआवजे को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि धरना प्रदर्शन किया था। किसानों की मुख्य डिमांड है कि 1986 में जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के भूमि को जो लिया गया था किसानों से, उस मामले पर उनका कहना है कि कुछ किसानों को 120 रुपए फुट के हिसाब से मुआवजा मिला और कुछ किसानों को 60 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिला। तो किसानों को ये कहना है कि एक समान मुआवजा दिया जाए और इसके लिए राज्य सरकार को तत्परता से कदम उठाना चाहिए। एक कमेटी का भी गठन हो सके तो करना चाहिए और किसानों की मांग को लेकर सुनवाई की जानी चाहिए। लेकिन कल किसानों को इस बात पर नाराजगी थी कि बार बार कहने के बावजूद कोई भी उच्च अधिकारी जो है वो उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। तो उसी के बिना पर कल पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, उसमें हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने वहां से हटाया। आज भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि नेशनल थर्मल पावर जो कॉर्पोरेशन है दादरी का, वहां पर बिजली का उत्पादन होता है और किसान वहां से कुछ ही दूरी पर धरने पर बैठे थे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की तैनाती की गई है। अब देखना होगा कि 11 बजे की कॉल किसानों ने की है कि हम प्रदर्शन करेंगे। देखना है कि किसानों को किस तरीके से प्रशासन समझाता बुझाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 गांव के किसान हैं और महिलाएं हैं जिन्होंने मिलकर एक समान मुआवजा और नौकरी की मांग की है और उसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जो ताजा मामला है वो जुड़ रहा है महाठग सुकेश चंद्रशेखर के गंभीर आरोप से और उसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए। दरअसल सुकेश ने यह आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने सुकेश से प्रोटेक्शन मनी मांगी और साथ ही कहा कि उसने 10 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं। आरोप यह भी है कि सुकेश इस तरह के आरोप अक्सर लगाता रहा है ताकि वो जेल से बाहर निकल सके। लेकिन अब इसके बाद दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं, जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के नाम लिखी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। 7 अक्टूबर को दिल्ली के एलजी के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में चंद्रशेखर ने जैन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उसने अपने लेटर में लिखा है कि वो जैन को 2015 से जानता है। चंद्रशेखर का दावा है कि उसे आपकी अहम जिम्मेदारी और दक्षिण में बड़े पद का आश्वासन मिला था। इसके अलावा राज्यसभा में भेजने के लिए मदद का भरोसा दिलाने के बाद उसने आपको 50 करोड़ रुपए का दान दिया था। साथ ही ये भी लिखा है कि जेल में सुरक्षित रहने और बेसिक सुविधाओं के लिए उससे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई। सत्येंद्र जैन ने उसे डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपया देने को कहा। जैन ने गोयल को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताया था। ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों
बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। इस आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये गुजरात में मोरबी में हुए पुल हादसे से लोगों का ध्यान भटकाने की भाजपा की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। आरोप गंभीर हैं, जाहिर तौर पर जांच होगी, यानी साफ तौर पर आने वाले दिनों में भी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। सुकेश चंद्रशेखर पर लगभग 15 मामले हैं जिनमें जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अलग अलग जांच एजेंसियां इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अब एक ये ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक्सटॉर्शन जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी फेहरिस्त जो जांच एजेंसियां पहले से जांच रही हैं उनमें ये मामला जुड़ जाएगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश और साथ में शरद शर्मा के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अभी हमने जया हाल ही में देखा था कि एनआईए लगातार देश भर में दबिश दे रही थी आतंकियों को लेकर और गैंगस्टरों के आतंकियों से कनेक्शन को लेकर, लेकिन इधर फिर से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी धमकियों के सिलसिले जो है वो शुरू हो गए। खबर आई है कि अभिनेता सलमान खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और इससे पहले सलमान खान के पास X कैटेगरी की सुरक्षा थी। दरअसल सलमान खान को फिर से धमकी की एक चिट्ठी मिली है जिसके बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अक्षय कुमार और अनुपम खेर को X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी कि हर शिफ्ट में 3 सुरक्षा अधिकारी उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इस बार धान की फसल काफी लहलहा रही है और मंडियों में धान की खूब आवक हो रही है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान की खरीद 25 नवंबर से ही शुरू हो पाएगी और इसके लिए 1200 खरीद केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ धान की मिलिंग भी करवाई जा रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की एक कतार विदिशा मंडी की है। सोमवार को ही यहाँ 14 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया, जबकि 15,000 से ज्यादा बोरियां तुलने के इंतजार में रहीं। बहुत फायदा है, 32-33 तक बिक रहा है हमारा, किसान बहुत फायदा है। धान सब तरह की आ रही, सारी वैरायटी यार, 15-09, 11-21, 17-18, पूसा, सुगंधा। समर्थन मूल्य से ज्यादा भी रेट मिलते हैं। समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है, 1000 रुपए ज्यादा बिक रही है। अच्छी वैरायटी 3000, 32-33 तक। इस बार पिछले साल की अपेक्षा हाँ 25%, 30% रेट वृद्धि हुई है इस साल बाजार में। क्रॉप भी अच्छी है और फसल भी पिछले साल से अच्छी आ रही है। रायसेन मंडी में 900 ट्रॉलियों में 20,000 क्विंटल से अधिक धान पहुंचा। भीड़ इतनी थी कि 10 लाइनों में ट्रॉली खड़ी करवानी पड़ी। मोटा धान तो बाद में तुलेगा, लेकिन बासमती और दूसरे धान मंडी पहुंच गए हैं। हालांकि हर किसान को समान भाव नहीं मिल रहा, जिसका दोष वो कारोबारियों को दे रहे हैं। चमा के 2600 गई, वही धान 3300 तक जा रही है, वही हसिया वाली 2600 दी उनने, कोई अंतर है नहीं है। बगल की ट्राली 3200 गई, इससे ज्यादा। तो व्यापारियों का मनमर्जी राज चल रहा है, वो तो देख ही नहीं रहे, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है भाव। रेटों की मनमर्जी चल रही, भाई साहब से कोई फायदा नहीं मिल रहा किसान। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि एक ट्राली का रेट बढ़ाते हैं और एक का कम कर देते हैं, तो सही से मार्जिन नहीं मिल पा रहा किसान के लिए। खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में सरकार ने 606.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की थी। पंजाब से सबसे ज्यादा 36,623 करोड़ रुपए की धान खरीदी गई थी। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 8,889 करोड़ रुपए का धान बेचकर छठे नंबर पर था। राज्य में इस साल 34 लाख हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। इस तस्वीर के 2 मायने हैं। जो हितग्राही हैं उनकी कीमत पर जो गैर हितग्राही हैं, यानी मेरे आपके अर्थशास्त्रियों जैसे लोग जो शहर में बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि किसानों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है
कि ये पतला धान है, बासमती है या अच्छे क्वालिटी का चावल है, जिसे कारोबारी बेचकर 100, 150, 200 रुपए तक कमा रहे हैं, जबकि किसान को 34 या 35 रुपए अधिकतम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये पतला चावल है, इसके खेल में कारोबारी मोटा माल कमा रहे हैं और किसान ठगा जा रहा है। रायसेन से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं, आपको चुनना होती है उसमें से एक खबर। तो आज पहली खबर है, मोरबी पुल का जो तार था वो नहीं बदला गया था और इसी की वजह से हादसा हुआ है। ये कोर्ट में बात कही है सरकारी वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए। दूसरी खबर जो सामने आई है वो मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खनन घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें समन भेजा है और कल पूछताछ के लिए बुलाया है। तीसरी खबर, तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी वसूलने के। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। चौथी खबर ट्विटर को लेकर है, जहां पर अब एलन मस्क अकेले एक सोलो डायरेक्टर हो गए हैं और उन्होंने कई फैसले लिए हैं। ब्लू टिक के लिए अब फीस चुकानी होगी। और पांचवी खबर, T20 वर्ल्ड कप में आज भारत बनाम बांग्लादेश।